गाइस, मैं कुशल हूं आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.5 सीखेंगे जिसमें हम एलटीआई सिस्टम्स को लाप्लास एनालिसिस से कैसे स्टडी कर सकते हैं उसका एक और एग्जांपल देखेंगे। तो पिछले मॉड्यूल में हमने क्या किया था कि हमने आपको एलटीआई सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, एक पर्टिकुलर एलटीआई सिस्टम के, और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव किया था। पर आज हम थोड़ा अलग करेंगे कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिराइव तो नहीं करेंगे, पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास एलटीआई सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज अगर दी हुई है तो उससे आप उसके दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बता सकते हैं। तो आज है मॉड्यूल 8.5 लाप्लास एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम्स एग्जाम्पल 2। तो हम अगेन आपको 4 कंडीशन देंगे जैसे कि हमने आपको पिछली बार दिया था। तो जो पहला कंडीशन है वो ये है कि सिस्टम इज स्टेबल एंड कॉजल। दूसरा कंडीशन ये है कि एच ऑफ एस जो उसका ट्रांसफर फंक्शन है या सिस्टम फंक्शन है वो रैशनल है एंड हैज अ पोल एट s इक्वल टू -2। यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम आपको यहाँ पे सिर्फ एक पोल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे हम आपको नहीं कह रहे हैं कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरा कंडीशन है कि h of s does not have zero at origin। उसका मतलब क्या है कि h of s के जो पोल्स एंड जीरोस हैं हम आपको बता रहे हैं कि उसका कम से कम एक पोल है s इक्वल टू -2 पे और उसका ओरिजिन पे कोई जीरो नहीं है। और चौथा ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ other poles and zeros is unknown। अब आप इस एलटीआई सिस्टम के इन 4 प्रॉपर्टीज को यूज करके आप उसके दूसरे प्रॉपर्टीज क्या डिराइव कर सकते हैं या उनके बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो आपको चेक करना है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h of t times e power 3t converges। ये मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो आप ये जानते हैं कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट तब करता है जब आपका जे ओमेगा एक्सिस आपके आरओसी में इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने h of t को e पावर 3t से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका सिग्मा इक्वल टू -3 वाला जो लाइन है वो आपका आरओसी में एग्जिस्ट करे। यानी कि इफ सिग्मा इक्वल टू -3 इज इंक्लूडेड इन आरओसी, क्योंकि तभी जाके आप h of t को e पावर 3t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वो कन्वर्ज करेगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब सिग्मा इक्वल टू -3 इंक्लूडेड है कि नहीं वो हम कैसे जानेंगे। अब आपका जो सिस्टम है उसका हम अगर s डोमेन में अगर प्लॉट करें तो आपको ये पता है कि उसका एक पोल है -2 पे डेफिनेटली, और ये सिग्नल क्योंकि स्टेबल है और कॉजल है तो इसका जो आरओसी होगा वो डेफिनेटली -2 के राइट में होगा, -2 के लेफ्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर -2 के लेफ्ट में होगा तो वो ना तो स्टेबल होगा और ना तो कॉजल होगा, क्योंकि एक पोल आरओसी के अंदर में नहीं हो सकता है। और ये जो कंडीशन है वो तब ट्रू होगी जब सिग्मा इक्वल टू -3 उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये -3 कहाँ पे है, -3 है
यहाँ पे -2 के लेफ्ट साइड में। तो क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल है और कॉजल है और उस वजह से उसका जो आरओसी है वो -2 के राइट साइड में होगा, तो ऑब्वियसली -3 पॉइंट जो है वो आरओसी में इंक्लूडेड नहीं हो सकता है, जिस वजह से ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। यानी कि हमने दो कंडीशन यूज करके ये बताया कि जो h ऑफ t इंटू ई पावर 3t है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू -3 उसके आरओसी में इंक्लूडेड नहीं है। अब देखते हैं छठी प्रॉपर्टी क्या है। सिक्स प्रॉपर्टी इज कि इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू ∞ h ऑफ t टाइम्स dt इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? अब हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन अगर याद करें तो ये एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन एट h इक्वल टू 0। तो हमें ये कंडीशन क्या बताता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ t अगर -∞ से ∞ तक अगर 0 है तो कैपिटल H को भी 0 होना पड़ेगा एट s इक्वल टू 0। सो ये इसका मतलब क्या है कि इफ h of s has a 0 at origin। लेकिन अगेन जैसा कि हमें तीसरे कंडीशन से पता है कि h of s does not have a 0 at origin, तो उस वजह से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये भी है फॉल्स। अब तीसरा कंडीशन क्या है? सेवेंथ कंडीशन क्या है? सेवेंथ कंडीशन है या सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि हम अगर t टाइम्स h ऑफ t लें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो LTI सिस्टम होगा वो स्टेबल एंड कॉजल होगा। यानी कि दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स of a stable and causal system। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक सिग्नल को अगर t से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका डेरिवेटिव, उसका लाप्लास डोमेन में उसका डेरिवेटिव हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू s, पर उसका आरओसी चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि उसका आरओसी चेंज नहीं हो रहा है और हमें पता है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है h ऑफ t वो है स्टेबल एंड कॉजल, यानी कि उसका आरओसी राइट साइडेड है अप टू इन्फिनिटी और वो j ओमेगा एक्सिस को भी इंक्लूड करता है। तो t टाइम्स h ऑफ t का जो आरओसी है वो भी उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये सिस्टम भी स्टेबल एंड कॉजल होगा। यानी कि ये है प्रॉपर्टी ट्रू है जो कि हमारे सिस्टम के लिए होल्ड करती है। अब देखते हैं आठवीं प्रॉपर्टी क्या है। आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि dH by dt has at least one pole। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी सिग्नल का जब टाइम डोमेन में जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास आता है s टाइम्स h ऑफ s, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा s टाइम्स h ऑफ s। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, ये अगर हमारा जो h ऑफ s है उसका अगर ओरिजिन पे कोई पोल है, यानी कि h ऑफ s में 1/s वाला टर्म है, उसको ये कैंसल कर सकता है। पर जो s इक्वल टू -2 पे जो पोल है, यानी कि 1/s+2 वाला जो टर्म है, उसको ये s से मल्टीप्लीकेशन कैंसल नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा s इक्वल टू -2 वाला जो पोल है वो वैसे ही रहेगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है। अगेन क्यों, मैं फिर से बता दूं कि हम जब dH by dt लेते हैं टाइम डोमेन में तो लाप्लास डोमेन में हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ s से मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से अगर h ऑफ s का अगर ओरिजिन पे कोई पोल हो तो वो s से कैंसल हो सकता है।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पोल -2 पे भी है, तो एच ऑफ एस में 1/s+2 वाला टर्म है जो कि एस से कैंसिल नहीं होगा और वो वैसे का वैसे रहेगा। यानी कि एक सिग्नल को टाइम से डेरिवेटिव करने पे उसके ओरिजिन के अलावा बाकी जहां भी पोल्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि h of t has finite duration। अब h of t का फाइनाइट ड्यूरेशन होने का मतलब क्या है कि जैसा अगेन हमने ROC वाले मॉड्यूल में देखा था कि अगर एक टाइम डोमेन सिग्नल अगर एक फाइनाइट ड्यूरेशन पे डिफाइंड है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका ROC कंप्लीट एस प्लेन होता है। और अगर आपका ROC अगर कंप्लीट एस प्लेन है यानी कि वहां पे कोई पोल्स एंड जीरोस नहीं हो सकते हैं। पर यहाँ पे हमें पता है कि हमारे सिग्नल का एक पोल है s इक्वल टू -2 पे, तो डेफिनेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ROC कंप्लीट एस प्लेन नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि h ऑफ t फाइनाइट ड्यूरेशन का नहीं हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। जो 10th स्टेटमेंट है वो ये है कि h ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ -s। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको बताया था पहले एक मॉड्यूल में कि हम अगर एक सिग्नल को अगर टाइम डोमेन में अगर फ्लिप कर देते हैं तो वो एस डोमेन में भी फ्लिप हो जाता है। तो यानी कि ये कब होगा, इफ h ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ -t। तो h ऑफ t इक्वल टू h ऑफ -t तब होगा जब ये सिग्नल इवन होगा। पर हमने पहले आपको बताया है कि ये जो सिस्टम है ये कॉजल है, और सिस्टम कॉजल कब होता है, जब उसका h ऑफ t नेगेटिव टाइम के लिए 0 होता है। तो अगर आपका सिग्नल, अगर आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव टाइम के लिए 0 है तो ऑब्वियसली वो इवन नहीं हो सकता है, क्योंकि h ऑफ -t जो है वो h ऑफ t का फ्लिप्ड वर्जन है, और अगर h ऑफ t नेगेटिव टाइम के लिए 0 है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। और लास्ट कंडीशन है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जिसे हम स्टडी करेंगे, वो है लिमिट ऑफ s गोइंग टू इंफिनिटी h ऑफ s इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, तो जैसा कि हम ने बताया कि हम यहाँ पे जो h ऑफ s को ले रहे हैं वो एक रैशनल फंक्शन ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट h ऑफ s इज इक्वल टू सम p ऑफ s बाई सम q ऑफ s, जहाँ पे p और q दोनों ही पॉलिनोमियल हैं इन टर्म्स ऑफ s, यानी कि इनमें s स्क्वायर, s क्यूब, s पावर 4 इस तरह के टर्म्स हैं इन दोनों में। तो हम अगर s को अगर इंफिनिटी ले जाएंगे तो क्या होगा, तो p ऑफ s और q ऑफ s का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जो s का हाईएस्ट पावर है उसे हम उस पॉलिनोमियल का ऑर्डर कहते हैं। तो क्या होगा, अगर हमारा p ऑफ s का ऑर्डर q ऑफ s के ऑर्डर से कम है तो हम अगर s को इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो q ऑफ s डोमिनेट करेगा और ये जो रेशियो है ये 0 हो जाएगा। और अगर p ऑफ s का ऑर्डर ज्यादा है q ऑफ s से, तो हम अगर s को इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो ये रेशियो जो है ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो अगर लिमिट s टेंडिंग टू इंफिनिटी h ऑफ s अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो उसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि p ऑफ s और q ऑफ s का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब p ऑफ s एंड q ऑफ s have
द सेम ऑर्डर। पर इसके बारे में हमें पता नहीं है क्योंकि हमें दूसरे पोल्स एंड जीरोस के बारे में पता नहीं है और हम ये भी नहीं जानते हैं कि इनमें कितने सारे दूसरे पोल्स एंड जीरोस हैं। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे, पर हमें उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या देखा कि आपके पास अगर LTI सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं तो आप उनसे दूसरे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। पर ऐसे भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जिनके बारे में आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल लाप्लास एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम के बारे में। इस वीक में और मॉड्यूल में हम देखेंगे इस तरह से हम LTI सिस्टम्स को और कैसे एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।